नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको हर बार की तरह 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे ऐप से टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सीटेट व सभी टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर व्याख्या सहित आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्यूज देखने को मिलेगी, वहाँ पर आप क्यूज लगा सकते हैं और साथ ही प्लस आपको वहाँ पर 15,000 क्वेश्चन से मिलेंगे अलग अलग सेक्शन में। तो जाकर ऐप्स को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। बालक में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है जो बालक में वैज्ञानिक अन्वेषण होते हैं उनके गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। उसे खेलों से दूर करने के लिए, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए या फिर उसे शरारत करने से रोकने के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। बालक में वैज्ञानिक अन्वेषण में गुणों का विकास उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकास करने के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक बच्चा अपने खिलौनों को तोड़कर उन्हें पुनः एक नए तरीके से जोड़कर कई प्रकार की वस्तुएं बना लेता है। उस बालक के विकास के संदर्भ में आपका क्या मत है। यहाँ पर 4 विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है उस बालक के विकास के संदर्भ में आपका क्या मत है। जहाँ पर 4 विकल्प बड़े होंगे वहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली उसका आंसर बताऊंगा। इस बीच यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पुश करके उसका आंसर अपनी कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उस बालक के विकास के संदर्भ में आपका जो मत रहेगा वो यह रहेगा कि बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण हैं एवं इसमें विकास के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बों में कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है। उस बच्चे के विकास के संदर्भ में आपकी क्या राय है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों के माध्यम से उस बच्चे के विकास के संदर्भ में आपकी राय क्या है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास हो रहा है, ये आपकी राय होगी। उस बच्चे के विकास के संदर्भ में एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बों में कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है, तो उस बच्चे के विकास के संदर्भ में आपकी राय होगी कि उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास हो रहा है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। इनमें से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। 4 विकल्प के माध्यम से आपको बताना है कि वो कौन सा कथन है जिसको सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है। यह कथन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, बल्कि पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों कथन ऐसे हैं जो सीखने के लक्षण के रूप में माने जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री को प्रयोग किया जाए, शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें या फिर कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। इनमें से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको इन 4 विकल्पों के माध्यम से सही आंसर को बताना है। प्रश्न में पूछा गया है वो कौन सा कथन है जिसको सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। इस कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त हो, कहीं भी अधिगम प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है।
इनमें से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कौन सा तत्व है जो कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अध्यापकों द्वारा बच्चों में स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना सहायक हो सकता है कक्षा में अधिगम हेतु। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को संरक्षक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वहां अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को इनमें से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों के माध्यम से शिक्षक को इनमें से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इनमें से शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर आपको बताना है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पावलाव ने, टोलमेन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। यहाँ पर आपको बताना है जो सीखना विकास की प्रक्रिया है ये किसका कथन है। गेट्स का है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है या फिर कोहलर का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यह कथन गेट्स का है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन गेट्स का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है या फिर प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए या फिर विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत रिक्त स्थान से संबंधित है, किससे संबंधित है। पुनर्बलन का सिद्धांत पावलाव से है, थॉर्नडाइक से है, कोहलबर्ग से है या फिर स्किनर से है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये स्किनर से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है जो यहाँ विचार है ये किसके द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक द्वारा, जेन पियाजे द्वारा, वाटसन द्वारा या फिर लेव वाइगोत्स्की द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यह विचार E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि सीखने की प्रक्रिया में इन चारों विकल्पों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। बच्चे की आनुवांशिकता है, सीखने की शैली है, बच्चे का परीक्षा परिणाम है या फिर बच्चे की आर्थिक स्थिति है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सीखने की शैली है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है स्कैफोल्डिंग? अनुरूपित शिक्षक की ओर, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति के
और सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर या फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाने की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग है, ये सीखने में वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन के बाद अधिक कठिन है प्रतिक्रिया का विलोप होना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कौन सा कथन सर्वाधिक उचित होगा किशोरों के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना ही सर्वाधिक उचित है किशोरों के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रिक्त स्थान के कारण रोता है। बच्चा क्यों रोता है, किसके कारण रोता है, आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है, तो बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है वो कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो यहाँ पर वह विधि है कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है किसे अधिक महत्व देना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में उच्च वर्ग के बालकों को सभी को समान महत्व देना चाहिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को या फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सभी को समान महत्व देना चाहिए। याद रखिएगा एक शिक्षक को अपने विद्यालय में सभी को समान महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। यहाँ कथन किसका है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। पावलोव का है, स्किनर का है, मर्सेल का है या फिर वुडवर्थ का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन मर्सेल का है। याद रखिएगा सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है, यहाँ कथन मर्सेल का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यहाँ कहा है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। ये किसने कहा, कोहलर ने कहा, स्किनर ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा या फिर वुडवर्थ ने कहा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ स्किनर द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं या फिर ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो पूरक प्रकार के प्रश्न होते हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं और निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी क्या है। यहाँ पर आपको बताना है इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी क्या है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यहाँ पर आपको बताना है इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना है जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होती है तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर वैकल्पिक प्रश्न। तो जब परीक्षार्थी की संख्या अधिक होती है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है उनका मूल्यांकन? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, आजकल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। बताइए किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर वैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निबंधात्मक प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।